हेलो बच्चों, पढ़ते हैं एक नया पाठ। उसी से ठंडा उसी से गर्म। देखिए कितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी कि जिस चीज़ से ठंडक मिल रही है उसी से गर्मी भी मिल रही है। तो ये कैसा पाठ है, आइए पढ़ते हैं। एक था लकड़हारा। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था। कटकटी का जाड़ा मतलब दांत किटकिटा रहे थे, इतनी ज्यादा ठंड थी। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। इतनी उसको ठंड लग रही थी कि उसके हाथ बार बार ठंड से सुन पड़ रहे थे। तो वो मुंह से गर्म हवा निकाल के अपने हाथों पर मारता था ताकि हाथों को थोड़ी गर्माइश मिले। कोने में खड़े एक मियाँ बालिश्तिये उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। मगर कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा न माने। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई। मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। तो बालिश्तिया क्या होता है? मियाँ बालिश्तिया मतलब बहुत छोटे कद का इंसान, जिसका कद बालिश्त भर, यानी कि अगर हम पांचों उंगलियां अपनी खोल दें अंगूठे के साथ, तो जैसे हम किसी चीज़ का अपने हाथ से नाप लेते हैं तो उसे बोलते हैं बालिश्त। तो बालिश्त भर का इसलिए उसे बोला गया है मियाँ बालिश्तिया। तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मार रहा है। तो उसने पूछा, भाई बस यह पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक से क्यों मारते हो? ये देखिए, आपको चित्र दिखाए गए हैं। इसमें पहले चित्र में दिखाया गया है कि चूल्हे में आग जलाने के लिए वहां पर फूंक मारी जा रही है और हाथों पर कुछ रखा है, उसे ठंडा करने के लिए भी फूंक मार रहे हैं। और बालिश्तिया दोनों चित्र में बहुत हैरान होकर देख रहा है। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। तो लकड़हारे ने बोला, भाई बहुत ठंड है, इसलिए मुंह से थोड़ी गर्म फूंक निकाल कर हाथ थोड़े गर्म हो जाते हैं, इसलिए फूंक मार लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश्तिये मियाँ वहां से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे, बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल ना पूछो। इससे फिर न रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गर्माता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गर्माने से क्या फायदा? नहीं मियाँ टिल्लू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। तो बालिश्तिया क्यों हैरान था कि जब पहले उसने पूछा था लकड़हारे से कि वो हाथ पर क्यों फूंक मार रहा है, तो लकड़हारे ने कहा था कि हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, इसलिए उनको फूंक मारकर थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। और अब जब पूछा कि आलू को फूंक क्यों मार रहे हो, आलू तो पहले से ही बहुत गर्म है, तो लकड़हारे ने क्या जवाब दिया कि इसे फूंक मारकर ठंडा कर रहा हूँ। तो बालिश्तिया बेचारा चकरा गया। उसने सोचा, अरे ये कैसी अजीब सी बात कर रहा है, कभी कह रहा है गर्म, कभी कह रहा है ठंडा। नहीं मियाँ टिल्लो, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुंह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप कांपने लगा। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे
यह न जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। अब वो तो बड़ा हैरान था कि इसी फूंक से मारकर कभी कहता है ठंडा कर रहा हूँ, इसी मुंह से फूंक मारकर कभी कह रहा है गर्म कर रहा हूँ। तो वो चकरा गया, उसको बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो डर गया बेचारा। सोचो, क्या असल में बालिश्तिये होते हैं? इस कहानी के लेखक ने बालिश्तिये की बात क्यों की होगी? तो क्या आपने सुना है कभी बालिश्तिये के बारे में कि सच में कोई बालिश्तिया होता है? अब मुझे तो यही लगता है कि जिसका कद बहुत छोटा होता है, बालिश्त फर का होता है, उसे ही बालिश्तिया बोलते हैं। लेकिन अगर कोई और भी कहानी आपने बालिश्तिये के बारे में सुनी हो अपने घर में अपने बड़ों से, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। करके देखो। बालिश्तिये ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? तो आपको क्या लगता है, आपने कभी ऐसा किया है कि आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं तो आपने फूंक मारी हो उसमें, और आपको लगा हो कि फूंक मारने के बाद हाथ गर्म हो रहे हैं? अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूरी पर रखो, तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? तो एक बार आपने क्या करना है, एक बार बिल्कुल मुंह पर हाथ रखकर फूंक मारनी है, तो वो हवा आपको लगेगी गर्म। और जब आप अपना हाथ दूर रखकर फूंक मारेंगे तो वो हवा आपको लगेगी ठंडी, क्योंकि वो दूसरी हवा से मिल जाएगी तो उसमें भी ठंडक आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल हाथ को मुंह पर रखकर फूंक मारेंगे तो वो हवा लगेगी थोड़ी गर्म। इसका क्या उदाहरण हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है कि कई बार जब हम मम्मी को शिकायत करते हैं कि आँख में कुछ चला गया है या आँख में उंगली लग गई है, तो माँ क्या करती है कि अपने दुपट्टे से या साड़ी के पल्लू से को मुंह पे लगा के फूंक मारती है जोर से, और उससे आँखों की सिकाई करती है। तब वो पल्लू जो है या वो कपड़ा हमें गर्म लगता है और हमें सिकाना अच्छा लगता है, वो सेक अच्छी लगती है। तो उस समय जब बिल्कुल मुंह के लगा के करते हैं तो फूंक गर्म होती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, खाना बहुत गर्म होता है, तो हम उस टुकड़े को हाथ में लेकर उस पर दूर से फूंक मारते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि दूर करने पर हवा जो हमारे मुंह की फूंक है वो ठंडी हो चुकी होती है। सोचो और बताओ, क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? तो ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाया गया है। इसमें जो बात अभी मैं आपको बता रही थी कि मुंह पे कपड़ा लगाकर फूंक मारी जा रही है और उससे आँख सेकी जा रही है। अभी ये उदाहरण मैंने आपको दिया, यही आपको चित्र में दिखाया भी गया है। अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। तो ये आप करके देखिए। बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा गर्म गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही गर्म गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? अरे, गर्म आलू को कैसे खाएं? गर्म आलू तो बिल्कुल चिपक जाएगा मुंह में, जला देगा मुंह को, और क्या होगा? क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? अभी कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं होता, खाना बहुत गर्म है और बच्चे सीधा उसे मुंह में डाल लेते हैं, तो क्या होता है, जीभ एकदम से जल जाती है ना, बहुत बहुत गर्म लगता है। या कई बार बहुत गर्म पानी पी लेते हैं कि बॉटल में पानी बहुत गर्म रखा है लेकिन पता नहीं, और सीधा उठा के बोतल से पानी पी लिया, तो उससे क्या होगा कि एकदम से जीभ जल जाएगी। और अगर आपके पास खाना बहुत गर्म है तो आप उसे कैसे ठंडा करते हैं? उसे अगर आप फूंक मार कर ठंडा करते हैं, या आप उसे थाली में फैलाकर अपनी प्लेट में फैलाकर ठंडा करते हैं, या अगर आप चाय पीते हैं तो चाय को कप में से निकाल कर प्लेट में डालकर ठंडा करते हैं, तो किस तरीके से आप ठंडा करते हैं आप खुद ही सोचिए और बताइए। अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? तो बताइए आप कैसे ठंडा करेंगे उनको। अब आपके सामने 2 चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में दिखाया गया है मिन्नी ने चाय को फूंक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मिन्नी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? अब आप बताइए कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म होगी? तो चाय ही बहुत ज़्यादा गर्म होगी, मुंह की जो हवा है वो इतनी गर्म नहीं होगी। सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो और लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे या उसकी फूंक की हवा। अब इतनी ठंड है
तो जाहिर सी बात है कि हाथ ही बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जो भी हमारे शरीर का हिस्सा खुला रह जाता है, बिना कपड़े के ढके हुए रह जाता है, तो बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो हम सर्दियों में दस्ताने पहनकर अपने हाथों की ठंड को रोकते हैं, या जेब में हाथ डालते हैं तब अपने हाथों को ठंड से बचाते हैं, या फिर जैसे फूंक मारकर अपने हाथों को आपस में रगड़कर और मुंह के साथ लगाकर फूंक मारकर उसको थोड़ा गर्म करते हैं। तो जब ठंड होगी तो हाथ ही ज़्यादा ठंडे होंगे, मुंह की फूंक थोड़ी सी गर्म होगी, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अंदर का तापमान जो होता है। तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? तो इसमें एक चित्र दिखाया गया है कि बच्चे को एक पंखा सा हाथ वाला पंखा दिया गया है, एक चक्री, और उसको फूंक से घुमाया जा सकता है। क्योंकि ये कागज़ की बनी हुई है, बहुत हल्की है, इसलिए ये फूंक मारने से घूमेगी। कागज़ से अपनी सीटी बनाओ। तो इसमें सीटी बनानी सिखाई गई है। चित्र देखिए 1, 2, 3। उसमें तरीका भी बताया गया है आपको कि आपने किस प्रकार से कागज़ से सीटी बनानी है। एक कागज़ का टुकड़ा लो, 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा। देखिए आप चित्र में देखिए कैसे दिखाया गया है। कागज़ को चित्र 1 के अनुसार आधा मोड़ दो। अब चित्र 2 में दिखाए अनुसार कागज़ को बीच में से काट कर छेद कर लो। आपने पहले कागज़ को मोड़ना है और उसके बाद उसको बीच से काट देना है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। दोनों तरफ से कागज़ को बाहर की तरफ मोड़ दो। और अब चित्र 3 में दिखाया गया है कि नीचे के सिरे दोनों तरफ ऊपर की तरफ मोड़ दिए गए हैं। नीचे की तरफ जो दोनों सिरे हैं कागज़ के, दोनों हिस्से हैं, वो ऊपर की तरफ मोड़ दिए गए हैं। कागज़ को अपनी उंगलियों में फंसाकर होंठों से लगा लो। अब फूंक मारो, तुम्हें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तुम्हारे साथी की सीटी ज़ोर से बजी या तुम्हारी। तो आपने आपस में देखना है कि आपने साथी ने ज़ोर की सीटी बजाई है या आपने ज़्यादा ज़ोर से बजाई है। सीटी में धीरे और ज़ोर से फूंक मारकर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालो। तो आपको बहुत अच्छा खेल मिल गया। कभी ज़ोर से फूंक मारो, कभी धीरे मारो, तो सीटी कभी तेज़ आवाज़ में निकलेगी, कभी धीमी निकलेगी, कभी निकलेगी ही नहीं। ये आप करके देखिए। अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाओ। नीचे दी गई चीज़ों से आवाज़ें निकाल कर देखो। लिखो उनमें से किससे सबसे तेज़ सीटी बजी और किससे सबसे धीरे। आवाज़ की तेज़ी को क्रम में लिखो। तो नीचे आपको 5 अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। तो उनसे आपने बताना है कि इन चीज़ों की सीटी से कितनी आवाज़ निकलेगी। टॉफ़ी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, किसी और चीज़ से। तो इनमें से किससे आपको ज़्यादा आवाज़ निकलने का अनुमान है, ये आप करके देख सकते हैं। टॉफ़ी की पन्नी बहुत पतली होती है तो उससे बहुत कम आवाज़ निकलनी चाहिए। पत्ते से, टॉफ़ी की पन्नी से थोड़ी सी ज़्यादा। गुब्बारे से, क्योंकि प्रेशर से हवा निकलती है तो उससे थोड़ी और ज़्यादा निकल सकती है। पेन के ढक्कन से और ज़्यादा निकलेगी। और किसी और चीज़ से जो आप देख सकते हैं, जो थोड़ी सख्त होगी, मजबूत होगी, मोटी होगी, उससे ज़्यादा निकलने के चांसेस हैं। और जो पतली होगी उससे कम आवाज़ निकलेगी। ये आप करके भी देख सकते हैं और उसके बाद भी आपको अनुमान हो सकता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है या गलत। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा, और अगर मेरी बातें गलत हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं टॉफ़ी की पन्नी से ज़्यादा आवाज़ आई है, तो मेरी बात को आप सही करके बता सकते हैं। तो क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि। क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? इन सभी चीज़ों के बारे में और बातें पता करो, चित्र भी इकट्ठे करो। तो ये देखिए अलग अलग वाद्य बताए गए हैं। वाद्य मतलब जिन्हें बजाकर संगीत निकाला जाता है, जैसे बांसुरी है, ढोलक है, बीन है, मृदंग है, गिटार है। लिखो। क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती है? उनके नाम लिखो। अब बांसुरी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का, कि जब भी हम फूंक मारने से कोई चीज़ निकलने का कोई उदाहरण देंगे तो उसमें बांसुरी का नाम सबसे पहले होगा। या एक अलगोज़ा करके भी एक बजाने का एक यंत्र आता है, जिसमें 2 पाइप होती हैं, इस प्रकार से होता है, और उसे भी फूंक मारकर बजाया जाता है। और जब बीन बजाई जाती है उसे भी फूंक मारकर बजाया जाता है।
करके देखो और चर्चा करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी? तो आप घर में देखते होंगे कई बार पापा मम्मी या भाई जो भी चश्मा लगाते हैं वो चश्मा साफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले चश्मे पर थोड़ी सी हवा मारते हैं और उसके बाद उसे कपड़े से साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि जब मुंह से हवा निकालते हैं और वो सामने चश्मे से टकराती है तो वो थोड़ी सी वहाँ पर नमी बना देती है। उससे जो हवा हमारे मुंह से थोड़ी गर्म निकली है वो वहाँ जाकर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से क्या होता है, थोड़ी उसमें नमी आ जाती है, थोड़ा गीला कर देती है। फिर उसे कपड़े से पोंछकर साफ करना आसान हो जाता है। एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है। तो ये भी जैसे ऊपर चश्मे में था कि चश्मे से टकराकर हवा थोड़ी नमी बना रही थी, इसी तरह से गिलास में भी थोड़ी नमी आ गई है, वो भी धुंधला हो गया है। जिस प्रकार हम सर्दियों में गाड़ी में जाते हैं और सारे शीशे बंद कर लेते हैं तो शीशे से देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस पर भाप जम जाती है। वो भाप कहाँ से आती है? वो हमारे मुंह से निकली हुई ही होती है जो शीशे से टकराकर नमी बना देती है। क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है? छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली? ये उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, अब सांस भरो। क्या हुआ, छाती अंदर गई या बाहर? जब भी हम सांस भरते हैं तो छाती हमेशा फूलती है। फूलने का मतलब छाती बाहर की तरफ आती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जाती है। अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस भरो। तो आप अपनी छाती का नाप लीजिए, आप कितने बहादुर बच्चे हैं, कितने अच्छी सेहत वाले बच्चे हैं। अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले और नाप लिखो। अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती नापने को कहो। यानी कि एक बार आपने सांस भरकर पूरा छाती में फिर नाप लेना है, और एक बार आपने सांस छोड़ने के बाद फिर नाप लेना है। दोनों को लिखना है। इस छाती के नाप में कुछ फ़र्क आया? तो आप देखिए, फुलाने के बाद और हवा बाहर निकाल कर क्या फ़र्क आता है आपके नाप में। हर मिनट में कितनी सांस? अपनी नाक के आगे अंगुली रखो। क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम नाक के आगे उंगली रखते हैं, क्योंकि नाक से ही तो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो जब हम उंगली नाक के आगे रखेंगे तो हवा को ज़रूर महसूस करेंगे। अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली और छोड़ी। तो आपने देखना है कि 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली और छोड़ी है। उसके लिए आप सामने घड़ी रखकर आप टाइम देखकर ये गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो। क्या सांस फूलने लगी? एक बार तो आप आराम से बैठे थे, तब आप सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। अब आपने कूद फांद करनी है, उछलना कूदना है, और कम से कम 30 बार। तो क्या आप देखिए, क्या आपकी सांस फूलने लगती है? वो तेज तेज आने जाने लगती है। फिर अपनी नाक के आगे अंगुली रखकर गिनो कि तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी। एक बार तो आप आराम से बैठे थे, तब आपने सांस ली और छोड़ी, उसका टाइम देखा, 1 मिनट में कितनी बार सांस ली और कितनी बार छोड़ी। और एक बार उछलने कूदने के बाद आपने ध्यान देना है कि जब आपकी सांस फूलने लगती है तब आपने नाक के सामने उंगली लगाकर देखना है कि 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली और कितनी बार सांस छोड़ी। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फ़र्क पाया? तो ये भी फ़र्क आपने लिखना है, 1-1 मिनट में दोनों में कितना फ़र्क रहा, बैठने के बाद और कूदने के बाद। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? जब भी हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने कान में स्टेथो लगाकर और उसे हमारी छाती पर लगाकर देखते हैं, हमारी सांस की, हमारी धड़कन को सुनते हैं कि वो तेज़ चल रही है या नॉर्मल चल रही है, जिस स्पीड से चलनी चाहिए, जिस गति से चलनी चाहिए उतनी ही गति से चल रही है, या उससे तेज़ है या उससे कम है। आओ सुने अपनी धड़कन। अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या थक थक की आवाज़ सुन पाए? देखिए, आपने अपनी धड़कन कैसे सुननी है,
एक पाइप लेनी है आपने, और जैसा चित्र में दिखाया गया है कि पाइप के एक सिरे पर आपने कीप लगानी है, उसे अपनी छाती पर लगाना है, और पाइप के सिरे को दूसरे सिरे को अपने कान पर लगाना है। तो आप देखिए कि क्या आप इस प्रकार से अपनी धड़कन सुन पाते हैं। सांप बताए हवा का बहाव। इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लो। इस गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटो। ये देखिए ऊपर आपको 2 चित्र दिखाए गए हैं। चित्र 1 में एक गोल कागज लिया गया है, और इस गोल कागज को देखिए ऐसे किस प्रकार से गोलाई में इसको बनाया गया है। इसके ऊपर रेखाएं खींच के गोलाई में रेखाएं खींची गई हैं, और आपने इसी प्रकार चित्र 2 में दिखाया जैसे दिखाया गया है सांप के आकार में इसको काट लेना है। इस सांप को पकड़ने के लिए दोनों तरफ धागा बांध दो। अब देखिए सांप के दोनों तरफ धागा बांधा गया है। चित्र 2 में देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। नीचे लटकने वाले धागे पर गांठ बांध दो या छोटा बटन बांध लो। अब सांप तैयार है घूमने के लिए। तो जो नीचे की तरफ जो धागा बांधा है उसके किनारे पर आपने क्या करना है, या तो कोई बटन लगा देना है या कोई गांठ बांध देनी है, ताकि वो थोड़ा सा वहाँ से भारी हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए। अब किसी भी गर्म चीज़ से दूरी पर इस सांप को लटका कर देखो। इसके लिए गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। इसके बाद अब यह सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखो। तो आपने क्या करना है कि कोई गर्म चीज़ है, जैसे गर्म चाय है या पानी है या कोई मोमबत्ती है, तो आपने उससे थोड़ी ही दूर पर इस सांप को लटका देना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि यह सांप कैसे घूमता है। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप खड़ी की दिशा में घूमेगा। अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो यह सांप खड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। तो ये आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। देखो सांप किस दिशा में घूमा। अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। तो किस दिशा में घूमेगा पंखा चलने की, जब पंखा चलेगा तो पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहो। सांप किस दिशा में घूमा, अपने इस सांप को लेकर जगह जगह जाओ और देखो। तो आपने देखना है पंखे के नीचे खड़े होकर, पंखा चलाकर, कि सांप किस दिशा में घूम रहा है। पंखे की हवा की डायरेक्शन में घूम रहा है या उससे उलट घूम रहा है, यह आपने देखना है। क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो कि हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है। हम क्या समझे। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा। तो ऐसा क्यों किया होगा कि उससे थोड़ी सेक हो जाएगी, जहाँ पर लगी है चोट वहाँ पर थोड़ी सेक हो जाएगी, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ी सूजन ना आए, सोजिश ना आए। जब भी हमारा कहीं सिर टकराता है या कहीं से हमारा हाथ पैर नीचे गिरने पर लग जाता है तो हम उसे फूंक मारते हैं, वहाँ पर फूंक मारकर थोड़ी सेक करते हैं, क्योंकि सबसे जल्दी हमारे पास सेक करने के लिए वही चीज़ होती है। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का एक एक उदाहरण दो। तो एक उदाहरण तो मैंने आपको पहले ही दिया था कि गर्म कैसे करते हैं, कि जैसे ऊपर बताया गया था कि हाथ ठंडे हो रहे थे लकड़हारे के, तो मुंह के सामने लगाकर, आगे लगाकर फूंक मारता था और उनको गर्म करता था। और ठंडा करने के लिए जब भी खाना बहुत गर्म है खाते हैं तो उसको फूंक मार कर ही हम खाते हैं या पीते हैं। तो सांप के उदाहरण से आप क्या समझे। जब आप सांप को पंखे के नीचे लटकाकर आपने क्या देखा कि जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है, और अगर हवा ठंडी है, भारी होती है, तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। ऐसा पंखे के नीचे जब आप सांप को रखेंगे तो आपको पता लगेगा। और दिशा आपने कैसे पहचाननी है कि सांप को ऊपर से देखना है ना, तब आपको उसके घूमने की दिशा का पता लगेगा। तो बच्चों ये था पाठ हमारा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसमें जो बातें, जो चीज़ें आपको करने के लिए कहा गया है वो आप करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसके बाद हम एक नया पाठ फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।